अस्सलाम वालेकुम। हो गया मॉक? कैसा हुआ? पहले से अच्छा लगा, गुड है। और कोई फीडबैक आपकी तरफ से तो बताएं। आईटी पूरा आईटी था, दौरी आईटी का क्या करें? हमारे नंबर का 15 नंबर का आईटी पूछा था, बाकी 85 रह गए थे। 10 एमसीक्यू थे, वो भी नहीं आते थे, बाकी 75 रह गए थे। हाँ जी, इस साइड से पूछ लेते हैं, क्या हालात हुआ, क्या था? ठीक थे, सही हो गया। किधर आईटी? केड़ा आईटी? उसमें क्या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं या और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। आगे आजा, सिचुएशन को इवेलुएट करना हो तो ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? ठीक। अच्छा, और ऐसा हुआ? बुरा नहीं हुआ, अच्छा भी नहीं हुआ। कितने का रह गया? ये चीज। और पैनिक स्टेट में कौन कौन गया? पेपर देखते साथ ही। पता है मॉक ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टेस्ट नहीं करता। मॉक का पर्पस क्या है? मॉक का पर्पस ये होता है कि आपको एक तरह से एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें आपको सिमुलेशन दी जाए कि आपने एग्जाम में जाके चीजों को हैंडल कैसे करना है। पास फेल डजंट मैटर, इट्स जस्ट कि आप क्या 3 घंटे सुकून से बैठ के पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये मेन थीम है किसी भी मॉक एग्जाम की। तो 3 घंटे आपको बिठाएं, आपके दाएं हाथ को चलवाएं और आपको थोड़ी सी थकावट फील हो, क्योंकि लास्ट टाइम 3 घंटे आपने बताऊं कब लिखा था? आई कैप एग्जाम में। ऐसे ही लगातार 3 घंटे की दिमागी वर्जिश, जिस्मानी वर्जिश आप लोगों ने आई कैप एग्जाम सेंटर में ही की थी, उसके बाद नहीं की। या आप में से कोई अगर राइटिंग करता हो, कोई बुक लिखता हो तो मुझे बताएं। कोई नहीं है? है? लास्ट टाइम क्या लिखा था? हाथ से या टाइपिंग? ठीक है, तो वो ज्यादा औखा काम है लिखना, ये 3 घंटे बैठ के दिमाग के साथ प्रेशर में, ये औखा काम। क्योंकि उसमें आपको प्रेशर नहीं होता ना, उसमें आपको पता है कि आपने लिखना है। यहाँ पे आपने कलाबाजियां खा के सोचना है, पहले आपने बिटवीन द स्टैंडर्ड्स मूव करना। खैर, तो ये एक एक्टिविटी ऐसी होती है जिससे बच्चा एनालाइज करता है, बच्चों को पता चलता है कि यार उसको अब और क्या चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। और नॉर्मली हम ये करते हैं एग्जाम से ठीक 2 हफ्ता पहले, तो द सेम डेट शीट, ताकि अब आपको पता हो कि यार 2 वीक्स में मैंने अपनी कमजोरियों पे कैसे काबू पाना। अच्छा, तो ये सारी बातें होगी। अब शुरू करते हैं जरा डिस्कशन, और उसके बाद कुछ और बातें भी करेंगे साथ साथ। फ्री है ना? कोई किसी की कोई मीटिंग तो नहीं है शाम में? फ्री है ना? बस फिर ठीक है। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, दिस क्वेश्चन पेपर केम इनटू योर हैंड्स। सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम मैंने अपने बच्चों को हर क्लास में बताया था, आप लोग भी सुन लें। सबसे पहला काम ये था कि आपने रीडिंग टाइम में एमसीक्यूज को कर लेना है। सबसे पहले क्या काम करना है? रीडिंग टाइम में क्या कर लेना है? एमसीक्यूज को कर लेना है। उसका फायदा सर, उसका फायदा ये है कि आप बिना अपना टाइम जाया किए कम से कम 6 नंबर, मैक्सिमम 10 नंबर तक इजीली निकाल सकते हैं। क्योंकि वंस आपने सोच लिया कि इसका आंसर ए है, बी है, डी है, सी है, व्हाटसोएवर, जब आपके हाथ में शीट आएगी तो आप फिर मजीद वहां पे टाइम जाया नहीं कर रहे होंगे। आपके दिमाग में होगा बस ठीक है, मैंने 85 मार्क्स की या 90 मार्क्स की जंग लड़नी है। तो एमसीक्यूज कैन बी अ ब्लेसिंग एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी अ कर्स। क्यों? या आर है या पार। आता है तो नंबर आ जाएंगे, नहीं आते तो नंबर नहीं आएंगे। और आई कैप आहिस्ता आहिस्ता इसको मजीद एमसीक्यू बेस बनाने के चक्रों में है। तो अच्छी बात यह है कि थेरी थेरी लिख के निकल जाए, इससे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने एमसीक्यूज करने हैं आई कैप के एग्जाम के अंदर भी। क्या ये बात मेरी याद रहेगी आपको हमेशा? सबसे पहले क्या करना है? एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना। देन आफ्टर डूइंग एमसीक्यूज यू आर सपोज्ड कि आप
अपने पेपर को 3 घंटों में प्लान कर दें। दिस इज कॉल्ड 3 आवर स्ट्रेटजी। पहला घंटा शुड बी ऑन दोज एरियाज विच यू आर मोस्ट फेमिलियर विद। और ये कौन से एरियाज होते हैं? जो हमें अच्छे से आते हैं। और टिपिकली हम ये कहते हैं कि आपने सबसे पहले प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पकड़ लेना। और हर आईकैप के पेपर में आखिरी सवाल कोई 10 से 15 नंबर का किस पे बेस कर रहा होता है? थ्योरी पे बेस कर रहा होता है। अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो ये पेपर बिल्कुल आईकैप के एग्जाम पैटर्न पे बना हुआ था। ना एक सवाल कम, ना एक सवाल ज्यादा, बिल्कुल सेम। जो उसने रिसेंट मॉडल पेपर शेयर किया है उसी थीम पे था ये। उसी तरह इसमें सेक्शंस आ रहे हैं, उसी तरह इसमें एमसीक्यूज आ रहे हैं, उसी तरह इसमें नंबर्स को मैंने क्लासिफाई किया था कि आपको बिल्कुल आईकैप वाली फील आनी शुरू हो जाए। तो आप इसमें भी देखें तो आखिरी सवाल वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड। कितना मार्क्स का था? 3, 3, 6, 3, 9 और 4, 13। तो एक काम करते हैं ना, सवाल खोल देते हैं। 13 नंबर सीधे सीधे प्यारे प्यारे आपको एग्जाम में कुछ ये नजर आ रहे थे। तो डू यू थिंक ये 13 मार्क्स आसान थे? आपसे क्या पूछा? उसने आपसे पूछा है अबाउट एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, उसने आपसे पूछा है अबाउट इंटरनल ऑडिटर, अबाउट ऑडिट एविडेंस एंड अबाउट रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो थ्योरी तो वो कहीं से भी पूछ सकता, थ्योरी तो वो कहीं से भी टेस्ट कर सकता है। और ये वो इजी मार्क्स हैं, यकीन मानिए, जो आपके पेपर को पास करवाएंगे। तो आपने थ्योरी पे देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज, शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज, ये नंबर नहीं छोड़ना। अब यहां पे एक सवाल अक्सर बच्चों को आता है कि सर थ्योरी में कौन से एरियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन से एरियाज लेस इंपॉर्टेंट। देखिए, आईकैप की मर्जी है, वो थ्योरी कहीं से भी टेस्ट कर ले, अराउंड 10 से 15 मार्क्स की उसने करनी तो है। कुछ एरियाज वाकई में ऐसे हैं जहां से लॉजिक कम टेस्ट होती है। मैं ये नहीं कह रहा टेस्ट बिल्कुल नहीं होती, मैं क्या कह रहा हूं, लॉजिक कम से कम टेस्ट होती है। अब अगर थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करते हैं, पेपर में एक सवाल रिपोर्ट का कंफर्म आना, इसका मतलब है कि 705 की थ्योरी तो वो टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 705 उसने ऑलरेडी कहां पे टेस्ट कर लिया होगा? लॉजिक में टेस्ट कर लिया होगा। ठीक है। 701 which is key audit matter, 706 which is other modification, ये आ भी सकते हैं लॉजिक में और नहीं भी आ सकते। इसी तरह 560 सब्सीक्वेंट और 580 रिप्रेजेंटेशन, यहां से भी थ्योरी आईकैप नॉर्मली टेस्ट कर लेता। नॉर्मली उसकी आदत बन गई हुई है कि वो रिपोर्ट्स के एरिया से एक आधा सवाल पकड़ के ले आता है थ्योरी का, ताकि वो अपनी नंबर गेम पूरी कर सके। इसी तरह अगर मैं रिस्क के चैप्टर में जाऊं तो ऑडिट रिस्क और फ्रॉड, नॉर्मली ये सवाल वो लॉजिक साइड में पूछता है। तो जो रिमेनिंग एरिया, प्लानिंग, मटीरियलिटी, यहां से वो क्या पूछ लेता है? थ्योरी पूछ लेता है। सब्सटेंटिव में स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आने के चांसेस सबसे कम है, वो लॉजिक साइड पे टेस्ट कर रहा होता है। तो वो थ्योरी का है। देयर आर सम स्टैंडर्ड्स जहां से वो नॉर्मल थ्योरी चेक कर लेता है। ये एक लिस्ट है, ये देखिएगा, आपको दफा शुरू में भी दिखाई थी, दोबारा देखें। अगर आप पहले चैप्टर में जाएं तो कंपनी लॉ के अलावा पूरा चैप्टर इज योर नॉलेज बेस्ड चैप्टर, जिसमें ऑडिट की डेफिनेशन है, एश्योरेंस की बेसिक वाली बातें हैं, उसके फायदे हैं, नुकसान है, आईफैक क्या करता है, ये वो सारी बात। इसी तरह कंप्लीट चैप्टर 2 इज बेस्ड ऑन थ्योरी, यहां से लॉजिकल सवाल नहीं आता। अरसा गुजर गया, आईकैप ने कोई लॉजिक टेस्ट नहीं की, इसमें बड़ा है क्या? 210 220 एंगेजमेंट वाली बात है। इसी तरह चैप्टर 3 में रिस्क असेसमेंट के अलावा पूरा चैप्टर इज नॉलेज बेस्ड। चैप्टर 4 में सैंपलिंग के अलावा कंप्लीट चैप्टर से थ्योरी आ सकती है। चैप्टर 5 है ही थ्योरी। चैप्टर 6 में से मिक्सचर आ सकता है, कुछ थ्योरी और कुछ लॉजिक। चैप्टर 7 में रेशियोज के अलावा जो 520 का एरिया है आईकैप थ्योरी में टेस्ट कर सकता है। सब्सटेंटिव की बात करें तो सब्सटेंटिव में 505 के अलावा अगर उसका बहुत ही मूड है कि वो आपको एक एरिया दे और कहे कि भाई इसके ऊपर मुझे असर्शन वाइज सब्सटेंटिव बना के दे दो, तब तो वो थ्योरी का सवाल बन जाएगा। बट रिसेंट टाइम्स में वो नॉर्मली इस एरिया को कहां पे क्लासिफाई कर देता है? एप्लीकेशन बेस्ड। देन रिलेटेड पार्टी
एक्सपर्ट, इंटरनल ऑडिटर, ये तीनों एरिया स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालों में आईकैप अक्सर यूज कर लेता है। तो एग्जाम में जाने से पहले आपको पता है कि आपसे क्या क्या चीजें उसने टेस्ट करनी है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? तो अब से ऑनवर्ड आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को उसी बेस पे रखना है कि आप अगर एक चैप्टर शुरू करने में, फर्ज करें आपने कहा कि भाई मैंने मॉक दे दिया है, अब मैंने डे 1 से तैयारी शुरू करनी है, मैं अपना 5-7 दिन का प्लान बनाऊंगा और मैं रोज के 2, 2.5, 3 चैप्टर्स करूंगा, कोई 5-6 घंटे अब मैं इस पेपर को दूंगा। तो आप फर्ज करें आपने अपना प्लान बनाया कि मैंने आज करना है घर जाके कंट्रोल्स। अब कंट्रोल्स के एरिया को रिवाइज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया में है क्या, क्या लॉजिकल है, क्या क्रैमिंग बेस्ड है, आईकैप रिसेंट टाइम्स में कैसे टेस्ट कर रहा है और मुझे अपने आंसर को लिखना कैसे है। इन 4 बातों पे अबूर हासिल कर ले, पेपर पास हो जाएगा। ये 4 बातें कि रिसेंट टाइम्स में क्या चल रहा है, मुझे अपना आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है, आईकैप इसमें से क्या क्या चीजें पूछ रहा है, उसके इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, और अच्छा सफिशिएंट टाइम दे, कोई रिसेंट 2-3 सवाल हाथ से लिख के कर ले। एग्जाम में आपको ज्यादा टेंशन इस चीज के ऊपर नहीं होगी। बात समझ आ रही? तो ये आपको अप्रोच सबसे पहली बात है पता होनी चाहिए अबाउट द एग्जाम, अबाउट द प्रिपरेशन। नाउ कमिंग बैक टू द मॉक, ये बातें भी साथ साथ जरूरी हैं ताकि आपको हौसला मिलता रहे। तो हमने मॉक में एक सवाल तो देख लिया, विच वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरा नहीं ख्याल कि इसको डिस्कस करना बनता, ऐसे ही है। अच्छा, सवाल हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? एमसीक्यूज तो हम सबसे एंड में आएंगे। उसके बाद आप लोगों ने किया होगा रिस्क वाला सवाल, है ना? रिस्क किया था ना, ये गलती की है। अगर मैं आपको वापस लेकर चलूं इसी यहां पे, तो पहले घंटे में थ्योरी के बाद कोशिश ये करनी है कि आपने वो सवाल अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस ज्यादा है। और नॉर्मली बच्चा कोड ऑफ एथिक्स के सवालों के ऊपर अच्छी ग्रिप रख के एग्जाम में जाता है। रिस्क भी कर सकते हो, मुझे इस चीज से एतराज नहीं है। एतराज इस चीज से है कि क्या आप अपने सवाल को उस लिमिटेड टाइम में समेट सकते हो या नहीं समेट सकते, क्योंकि उल्टा चलेगा। चलो ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कंफर्ट लेवल किस चीज के ऊपर है। ये आइडियल है, कंपल्सरी नहीं है। तो आपने क्या करना था, कोड का सवाल पहले घंटे में कर, क्योंकि देखिए कोड का सवाल एक सेट पैटर्न पे आता है। थ्रेड्स बताएं, इवेलुएट करें और सेफगार्ड बता दें। और हर पेपर में थ्रेड, कोड, इस तरह का सवाल 1 या 2 लाजमी आएगा पे टेस्ट करने, ग्रेड का पार्ट है, वो टेस्ट के बिना रहने वाला नहीं है। तो एक दफा देख लेते हैं कि इस दफा उसने क्या पूछा है हमारे इस मॉक में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर कितने हैं? 16। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और नंबर कितने थे? 16। पार्ट ए कहता है योर ऑडिट फर्म, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। विद रेफरेंस टू द आईकैप कोड ऑफ एथिक्स आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द थ्रेड्स। अच्छा, थ्रेड्स किस पे? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट। पहले वो पूछता था थ्रेड्स बता दें, अब वो पूछा थ्रेड्स तो बताने ही बताने हैं, मगर साथ ये भी बताना है कि ये थ्रेड किन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे आ रहे हैं। एंड असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड। क्या आपसे सेफगार्ड मांगे? आप सेफगार्ड मांगे? दोबारा पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द थ्रेड्स एंड असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड। सो नो नीड ऑफ सेफगार्ड्स, नो नीड ऑफ safeguards. नंबर 10, your audit firm Horizon Assurance and Co Chartered Accountants is the statutory auditor of Green Sapphire Energy, a listed company operating in the renewable energy sector. Sustainability वाली बातें हो रही हैं। For the year ended 31 December, during the year GEL voluntarily adopted climate related and sustainability disclosures framework ahead of mandatory implementation timeline. क्या कहना चाह रहा है? वक्त से पहले उसने अडॉप्ट कर लिया। To upskill its audit staff, assurance company plans to conduct an internal technical workshop on sustainability and climate disclosures in April. अप्रैल में वो अपना काम करने के लिए जा रहे हैं। ऑडिट कब पूरा करना है? 31 दिसंबर ईयर एंड है। पूरा कब तक करना है? मार्च तक पूरा करना होगा। कैसे पता चला मार्च तक? क्योंकि नॉर्मली 120 दिन के अंदर अंदर सब कुछ करना होता है। 4 महीनों में करना होता है, 3 महीनों में करना होता है। तो हमने मार्च का टारगेट दिन में रख लिया। अप्रैल तक जाना मुश्किल है। तो चलिए अगर अप्रैल तक आ भी जाए तो ये कब स्टार्ट कर रहे हैं? अप्रैल के एंड में। तो मसला किधर है? इस सवाल में मसला क्या था? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मसला था। मसला किधर था? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मसला था। तो अब इसको लिखे कैसे?
सबसे पहले आपने थ्रेड्स के ऊपर बात करनी थी। सबसे पहले आपने थ्रेड्स के ऊपर बात करनी थी। अब थ्रेड्स कितने हैं हमारे पास? 5 नाम बोले जरा। सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ रिव्यू है, फेमिलियरिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, एडवोकेसी है, तो इंटिमिडेशन है। तो सबसे पहली चीज, इसमें ये कंपनी ऑडिट को एक्सेप्ट कर रही है विदाउट मच टेक्निकल नॉलेज, कॉम्पिटेंसी नहीं है। अच्छा, फिर क्यों कर रहे हैं एक्सेप्ट? पैसा आएगा, पैसा आएगा। पैसे के लिए आपने वो काम भी चूज कर लिए जो कि अभी आप नॉर्मली नहीं करते थे। इसका मतलब है कि जो सबसे पहला थ्रेट आना चाहिए था, दैट वुड बी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और इसकी रीजन देखें, थ्रेट बताना इज नॉट मच डिफिकल्ट, थ्रेट को साबित करना इज डिफिकल्ट। तो इसकी रीजन क्या लिखेंगे? वाई। देखिए, आपने बता दिया कि भाई यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, पढ़ा जा रहा है ना? हाँ, पढ़ा जा रहा है। तो रीजन क्या देंगे? सर, इंसेंटिव मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, और कंपनी भी बड़ी लग रही है, कंपनी भी बड़ी लग रही है, लिस्टेड कंपनी है, तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा, सेकंड, और कोई थ्रेट निकालो तो बताइए। हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी पे थ्रेट कौन सा आएगा? द क्वेश्चन इज कि ये जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, अब एक सेकंड, ये किस प्रिंसिपल पे इफेक्ट करेगा? कितने होते हैं? पहला कौन सा होता है? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और बिहेवियर। सर, ये ऑडिट चूज कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, तो कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट हो जाएगा? प्रिंसिपल, 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 ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी भाई, हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद क्या है कि हम जाके क्लाइंट पे उसको क्या करें? उसको एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर बन के बताएंगे भाई तुम्हारी कंपनी में कोई मसले मसाइल नहीं है, मगर उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए थी? टेक्निकल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए थी। सो देयरफॉर सबसे पहला जो प्रिंसिपल हिट होगा, दैट वुड बी माय ऑब्जेक्टिविटी, कि मैं अब एक ऐसा काम कर रहा हूं जो कि मुझे खुद भी नहीं आता। अच्छा, मुझे क्यों नहीं आता? क्योंकि मेरी टीम कॉम्पिटेंट नहीं है। तो दूसरा कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल हिट हो जाएगा? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अच्छा, नीचे ये सवाल एक बड़े मजे की बात कर रहा है, कहता है द एक्सटर्नल कंसल्टेंट एंगेज्ड टू कंडक्ट द वर्कशॉप हैज रिक्वेस्टेड टू select working papers and client specific scenarios from the audit files to make the training more practical and relevant। वो कह रहा है कि तुम अपनी बनाई हुई मिसाल जो तुमने क्लाइंट पे देखी है वो उठा के ले आओ। तो इन शॉर्ट क्या हम उसको क्लाइंट का डाटा दे सकते हैं? नहीं। तो कौन सा प्रिंसिपल हिट हो रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, अब थ्रेड कौन कौन से हैं? सेल्फ इंटरेस्ट है, उसके बाद एक और भी है, सेल्फ रिव्यू भी है, सेल्फ रिव्यू भी है। सेल्फ रिव्यू कैसे? देखिए, जब वो आपसे कह रहा है ना कि मुझे सिनेरियोज दे, वो क्या कह रहा है कि मुझे आप लोग क्या दें? क्लाइंट स्पेसिफिक सिनेरियोज। जब आपने एक सिनेरियो पकड़ा, उसके ऊपर काम किया, और बाद में जाके अपने भी किए हुए काम को क्या कर रहे हैं? ऑडिट करने बैठ गए, रिव्यू तो आ गया। करेंगे ना, आप काम तो कर लेंगे ना, उसके ऊपर आपने अपना काम तो कर लिया। मैनेजमेंट की टोपी पहन के आपने काम करने बैठ गए, फिर जब वो टोपी उतार के कुछ टोपी पहनेंगे ऑडिट की, काम तो आपने किया। बाद में तो करेंगे ना, बाद में तो करेंगे सीख के। जो हो गया ना वो हो गया, नेक्स्ट टाइम भी तो जाएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी तो केयरफुल रहना साथ में। देखिए, थ्रेट होते हैं दो तरह के, एक होता है प्राइमरी थ्रेट और एक होता है सेकेंडरी थ्रेट। प्राइमरी थ्रेट इज जो बिल्कुल सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। बट देयर कैन बी अ थ्रेट ऑफ सेल्फ रिव्यू डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फर्म वहां पे एक्चुअल क्या काम कर रही है, हाँ, कि हम लोग उसकी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे आप ये लिख सकते हैं, यहां पे आप ये लिख सकते हैं कि अब आप चूंकि कंपनी को क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे फ्यूचर के लिए? जजमेंट्स दे रहे होंगे, आप उनको हेल्प कर रहे होंगे किसमें? ट्रेनिंग में, जिसकी वजह से देयर कैन बी अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट ऑन इट। आ सकता है, आ सकता है। अच्छा, अगर हम इसके सेफगार्ड्स बनाने हो तो क्या क्या बनाते हो? अगर बनाने की इजाजत तो क्या बनाते सेफगार्ड्स?
ये तो बड़ा अच्छा सेफगार्ड है, कहानी में कहो है। सेफगार्ड्स क्या बनाते हैं इसको? पहले तो हम ये ऑडिट एक्सेप्ट ही ना करते क्योंकि हमारे पास वो कॉम्पिटेंसी ही नहीं थी। अगर कर लिया है तो फिर बाहर से कुछ एक्सपर्ट्स को बुला के अपनी टीम में शुरू से ही बिठा लें। और जब आप एक्सपर्ट्स को लेके आ रहे हैं तो आप क्या टोटली उसके काम के ऊपर रिलाई करेंगे? नहीं, आपके पास कम से कम उसके काम को समझने की कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? एक वर्ड पढ़ा था, एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। तो ये वाली बातें आप उसके सेफगार्ड्स में डाल सकते हैं। फिर क्योंकि आप एक बंदा बाहर से लेकर आ रहे हैं समझने के लिए, तो आपको उसके साथ एक और एग्रीमेंट भी करना होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट करना था। तो ये वाली बातें लिखी जा सकती हैं अगर आपसे सेफगार्ड्स वो पूछता। डन। अच्छा, इसी का एक और पार्ट भी था। कौन सा? कैसे? उसी के मतलब जो स्टैंडर्ड है वो हम यूज करें और बाद में जब हम सारे चले जाएंगे तो एडवोकेसी क्या होती है? क्लाइंट बंदा क्लाइंट के नाम एडवोकेसी क्या होती है? एडवोकेसी कहते हैं क्लाइंट ने एक बात कर दी, आपको पता है कि वो बात गलत कर रहा है, बट आप कह रहे हैं कि ये बात ठीक कर रहा है। आप क्लाइंट के वकील बन जाते हैं और उसकी हर गलत बात को आप सच्चा बना के पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड एडवोकेसी। वो इसमें नजर नहीं आ रही हमें। अच्छा जी, पार्ट बी। पार्ट बी, पार्ट बी जरा पढ़े एक दफा दोबारा। 6 नंबर का था। पार्ट बी में क्या हो क्या रहा है? कुछ कह रहा है वो 18% के हिसाब से। सर जी, पार्ट बी के अंदर देखो बात करने में इंटरेस्टेड है। इसमें 2 तरह के थ्रेड्स हैं। पहला थ्रेड कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। क्यों सेल्फ इंटरेस्ट है? 18% ऑफ रेवेन्यू, 18% ऑफ रेवेन्यू का मसला है। और दूसरा इंटिमिडेशन। तो सेल्फ इंटरेस्ट भी है और इंटिमिडेशन भी है। फिर मुझे बताइए कौन सा प्रिंसिपल यहां पे इफेक्ट हो रहा था? ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी। एक और भी हिट हो रहा है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। और उसके सेफगार्ड्स पूछे थे इसने? नहीं पूछे, बट अगर हो तो क्या लिखेंगे? हाँ, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और टाइम बढ़ाने की बात की जा सकती है, एक्सपर्ट्स की बात की जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही इंडिपेंडेंट किसी बंदे को बुला के उसे रिव्यू करवाया जा सकता है। पढ़े तो पढ़े देखो। लीव ये 15% वाली लिमिट कहाँ लिखी हुई है? ये लिमिट कहाँ लिखी हुई 15% वाली? कहाँ पे लिखा हुआ कि इतनी अमाउंट सब्सटेंशियल है? लिखा हुआ। ये सेफगार्ड में पॉइंट जा सकता है क्योंकि 6 नंबर के लिए आपसे देखना लेके आ जाएगा नहीं जी हम ये तो करना चाहते ही नहीं है भाई, वो 6 नंबर में तो पूरे करने हैं ना। दैट कैन बिकम अ सेफगार्ड। एक दफा इसको रीड कर ले। हो गया जी। इस केस में जो लिंक करना रिक्वायर्ड होता है थ्रेड को उसके प्रिंसिपल से, ये बताते हैं कि कई केसेस में देखा है कि सॉल्यूशंस में क्या उन्होंने साथ ही थ्रेड के बनाया होता है और कुछ केस अलग से बताया होता है। इसमें आइडियल अप्रोच जो है ना वो ये है कि आप पहले थ्रेड लिखें और उसके नीचे ही बता दें कि ये थ्रेड कौन से प्रिंसिपल को इफेक्ट कर रहा। दैट इज आइडियल, दैट इज आइडियल। अच्छा, आपने रिक्वायरमेंट में चीज देखनी है, अगर यहां पे भी वो हो, एक वर्ड वो यूज करता है कभी कभी, हाँ यहां भी यूज नहीं कर रहा, वो वर्ड होता है ईच का। अगर ईच का वर्ड लिखा हुआ ना तो आपने करना यह है कि आपने हर पैराग्राफ को अलग से डील करना। यानी कि भाई एक पैराग्राफ में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं और सेम थ्रेड मल्टीपल पैराग्राफ्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने हर थ्रेड को उसके अपने क्राइटेरिया पे डील करना है और उसको अलग अलग से बताना कि भाई ये थ्रेड इस प्रिंसिपल को हिट कर रहा है और उसके सेफगार्ड्स हैं, ये थ्रेड इसको हिट कर रहा है उसके सेफगार्ड्स हैं। तो ऐसे भी किया जा सकता है अगर नंबर ज्यादा है या वो वर्ड ईच का यूज कर रहा है। दूसरा तरीका यह है कि आप पहले सारे थ्रेड्स लिख लें, उसके नीचे एक एक करके जो प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहे हैं उसमें थ्रेड्स वाली सारी बातें बता दें कि ये थ्रेड की वजह से फला प्रिंसिपल, इसकी वजह से ये वाला प्रिंसिपल। एक और ऑल्टरनेट वे ये भी है कि आप कॉलमनर फॉर्म अडॉप्ट कर लें। इधर थ्रेड आ गया और इधर उसका इफेक्ट आ गया, मगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कॉलमनर फॉर्म इस केस में थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है क्योंकि
हो सकता है कि एक थ्रेड एक से ज्यादा प्रिंसिपल्स को हिट करना शुरू कर दे। तो आइडियल यही है कि आप पहले थ्रेड की बात कर लें, उसी के नीचे उसका प्रिंसिपल बता दें, फिर अगला थ्रेड अगला प्रिंसिपल, अगला थ्रेड अगला प्रिंसिपल, और अगर उसने मांगी है इवैल्यूएशन तो वो इवैल्यूएशन वाली बात भी उसी के अंदर फिट कर दें। अच्छा, इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, बात निकल रही है, इवैल्यूएट कैसे करेंगे थ्रेड को, सिग्निफिकेंस कैसे देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप एक जगह पर ऑडिट करने के लिए गए, आपका कजन वहां पे मैनेजर अकाउंट है, थ्रेड का सिग्निफिकेंस हाई है कि लो, पहले बता थ्रेड कौन सा, फैमिलियरिटी थ्रेड है, इंटिमिडेशन तो नहीं है ना, कजन है ना, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या, पहले आप देखेंगे उसके साथ रिश्ता क्या है, फिर आप देखेंगे वो किस पोजीशन पे बैठा है। तो रिश्ता ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट है, इससे थ्रेड कम हुआ, मॉडरेट तक आ गया, लो टू मॉडरेट तक आ गया, फिर आपने क्या देखनी है, पोजीशन। तो अब ये हल्का हल्का मॉडरेट से हाई की तरफ मूव करता जा रहा है। तो आपने ये नहीं लिखना कि थ्रेड हाई है या थ्रेड लो है, आपने सियासी जुमला यूज करना है। वो क्या है, लो टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हाई, लो टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हाई। ओके, यही सवाल, बट अब सामने कजन नहीं है, आपके होने वाले ससुर जी बैठे। अब क्या करेंगे, अब थ्रेड गिनते हैं, फैमिलियरिटी भी है, इंटिमिडेशन भी है, सेल्फ इंटरेस्ट भी है, एडवोकेसी भी, और उसे रह गया सेल्फ। हो सकता है कि आपने उनके लिए काम करके दिया हो, घर पे उन्होंने काम करा लिया हो आपसे, नहीं मैंने कहा होने वाले, कंफर्म नहीं, कंफर्म होने वाले नहीं। तो ये 5 थ्रेड्स तो आ गए। अब देखिए सिर्फ मैंने एक बंदा चेंज किया, सिर्फ क्या चेंज किया है, रिलेशन चेंज किया है। अच्छा, वही कजन हो बट वो सीएफओ, अब हाई हो जाएगा। तो दोनों चीजें देखनी है कि आपको उसके साथ रिश्ता क्या है और वो किस पोजीशन पे बैठा है। तो इस तरीके से आपने उसको इवेलुएट करना है। भाई आपके फादर ने कंपनी के शेयर्स रखे हुए, थ्रेड कौन सा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। अब चूंकि फादर अलग है, आप अलग हैं, तो थ्रेड की सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा नहीं है। बट अगर वही शेयर आपके स्पाउस के पास तो थ्रेड की सिग्निफिकेंस इतनी हाई है कि आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि पहला सेफगार्ड कौन लगा देगा, कंपनीज एक्ट। अगर तुम्हारे पास शेयर्स हैं तो तुम उसका ऑडिट ही नहीं कर सकते। आगे एक एक्सेप्शन दिया, एक अलग कहानी। तो ये टेक्निकल चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि सवाल को अप्रोच कैसे करना। देखिए आता आपको है, आता आपको है, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोगों ने कौन सी खोल ली है, थ्रेट्स आइडेंटिफाइड। खाली थ्रेट से दिखना, पूरा जुमला क्या है, थ्रेट्स आइडेंटिफाइड। उसके बाद आपने क्या बता दिए, थ्रेट्स जो आते हैं सवाल में। देन आपने एक हेडिंग खोली कौन सी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अफेक्टेड, उनके बारे में जिक्र कर दिया। फिर तीसरी हेडिंग खोली कौन सी, सिग्निफिकेंस। और चौथी हेडिंग में क्या आ सकता है, सेफगार्ड्स। क्या आ सकता है, सेफगार्ड्स। तो ये 4 हेडिंग्स के साथ इसको आंसर करना है। अब एक बच्चा होगा वो शायद बुलेट्स में आंसर करना शुरू कर दे, पहली बुलेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। उसने डाइवर्सिफाई नहीं किया कि मैं किस में थ्रेड बता रहा हूं, किस में सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, किस में सेफगार्ड बता रहा हूं। या एक बंदा माय फ्रेंड शुरू करे यहां से और एंड कहां पे करे, यहां पे, एक ही सिंगल पैराग्राफ में सब कुछ लिख के आ जाए, वो भी गलत। तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। अगर आपने पेपर को निकालना है, कोशिश करें कि उसको आपके सवाल में घुसने ही ना दे, वो ऊपर ऊपर से खुश होकर नंबर देकर निकलना है। ऑल्दो वेंडर जरूर होगा, वो आपके बोर्ड का चक्कर तो है नहीं कि आपकी दिखाई देख के पेपर पास कर दे। द पॉइंट इज कि अगर आपने ये अच्छी अच्छी हेडिंग्स यूज की होंगी ना, तो इन कंपैरिजन टू एनी अदर बच्चा जो कि एक सिंगल पैराग्राफ में आंसर लिख के आ रहा है, वो आपको नंबर दे देगा। तो कई बातें मेरी समझ आती हैं, पक्की बात। सेकंड क्वेश्चन जो कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था फॉरी बात, दैट वाज ऑफ रिपोर्ट्स। दैट वाज ऑफ रिपोर्ट्स। पार्ट ए एक दफा रीड कर लो दोबारा से। हाँ जी, योर फर्म इज ऑडिटर ऑफ इकोटेक मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। ईयर एंड क्या है, 25। ड्यूरिंग द ऑडिट आपकी टीम ने सेवरल, एक नहीं एक से ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा, सेवरल कस्टमर कंप्लेंट्स पकड़ी हैं अबाउट रिसीवेबल्स टोटलिंग 220 मिलियन, सम ऑफ विच आर ओवरड्यू बाय 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा पैसे
नहीं आ रहे कंपनी को। मैनेजमेंट हैज नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट एविडेंस ऑफ कलेक्शन और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स टू रिकवर। They have expressed confidence that all amount will be recovered, but not have provided any detail about cash flow projections. पहले तो मुझे ये बताइए सवाल किस तरफ आप लोग लेके जा रहे हैं? स्कोप लिमिटेशन, ये कौन है? स्कोप वाला कौन है? क्यों नहीं? स्कोप लिमिटेशन आपने कैसे निकाला? तो 6 महीने तो कंपनी देखे ना, कंपनी के पास कुछ रिसीवेबल है कितने के? 220 मिलियन के, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि 6 माह पुराने हैं, कंपनी को पैसा नहीं आ रहा, कंपनी पैसा मांगती है, ये लोग पैसा नहीं दे रहे, दबा के बैठे हुए। और उसके बाद कंपनी वाले कहते हैं कि जनाब वी आर कॉन्फिडेंट कि हम इसको रिकवर कर लेंगे, मगर उन्होंने कोई भी ऐसी एनालिसिस, कोई भी ऐसा प्रोजेक्शन क्रिएट नहीं किया। अगर आपने गौर किया हो तो ये एक स्टैंडर्ड की बिल्कुल शुरुआती लाइंस है कि आप एक जगह पे ऑडिट करने के लिए जाते हैं, आपको एक मसला नजर आता है, आपको उस मसले के अंदर आते आते एक डाउट क्रिएट होता है, आप कहते हैं यार ये मसला यहाँ पे क्यों आ रहा है, फिर आप मैनेजमेंट से कहते हैं कि इसकी असेसमेंट बनाओ, मैनेजमेंट कहती है ठीक है सर हम आपको बना के देते हैं, वो यहाँ बनाएंगे या नहीं बनाते। और अगर मसला ऐसा हो जिससे आपको ख्याल आ जाए कि यार इसकी क्या डाउट पे है, 220 मिलियन भाई अमाउंट है, 220 मिलियन। हाँ, तो अपने अंदर परवेसिव हो जाएगा, अपने अंदर क्या हो जाएगा? परवेसिव। अगर आपको परवेसिव की डेफिनेशन आती हो, क्या थी डेफिनेशन परवेसिव की? 2 चीजें होती है, या तो वो स्प्रेड हो रहा हो एक से ज्यादा अकाउंट्स के ऊपर, या अगर स्प्रेड नहीं हो रहा अपने अंदर ही है तो वो अपने अंदर एक बड़ी हैवी अमाउंट रख के बैठा हो। तो 220 मिलियन इटसेल्फ क्या है? एक अदद परवेसिव, एक सिग्निफिकेंट, एक बड़ा मसला है। तो दिस क्वेश्चन वाज टारगेटिंग योर 570 गोइंग कंसर्न। This question was based upon going concern. अच्छा, अब अगर मैं इसकी रिक्वायरमेंट पे जाऊं तो रिक्वायरमेंट में कितनी बातें हैं 6 नंबर के लिए? 2 बातें हैं। पहला क्या आपने बताना था? इवेल्युएट, और उसके बाद आपने उसको डिस्कस करना था। तो मान के चलते हैं 4 नंबर इवेल्युएशन के और 2 नंबर किसके हैं? इम्प्लीकेशन के। पहली गलती जो बच्चा नॉर्मली करता है वो इवेल्युएशन वाली बात को इग्नोर ही कर देता है और सिर्फ क्या बता के आ जाएगा? इम्प्लीकेशन। तो पहले आपने रिक्वायरमेंट में देखना है कि क्वेश्चनिंग वर्ब कौन कौन से यूज कर रहा है, और देखना है रिक्वायरमेंट में कि क्या कहीं एंड का वर्ड तो नहीं आ रहा, क्योंकि जहां पे एंड के बाद कुछ लिखा हो उसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट दूसरी और नई रिक्वायरमेंट शुरू हो गई। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इवेल्युएट। इसका मतलब क्या होता है? इवेल्युएट, तो ऊपर दी गई बातों को एनालाइज करो, और एनालिसिस सिर्फ पॉजिटिव टोन में नहीं होता, नेगेटिव टोन में भी होता है। तो आपने इस पैराग्राफ को पॉजिटिव टोन और कौन सी टोन? नेगेटिव टोन, यानी कि दोनों बातें करनी है, अच्छी बातें भी करनी है और बुरी बात भी करनी है। कुछ ना जहन में आ रहा हो तो इसी पैराग्राफ को आसान करके बता दे स्टैंडर्ड के रेफरेंस। देखें कैसे बताते। कहता है ETL हैज सिग्निफिकेंट कस्टमर रिसीवेबल ऑफ 220 मिलियन, पहला पॉइंट, with some overdue of more than 6 months। इसने और कुछ नहीं किया, उसी बात को आसान किया, इस बात को, ये वाला पॉइंट, इसी को सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया है? आसान करके बताया। मैनेजमेंट हैज नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट एविडेंस, या कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट मैनेजमेंट से नहीं आई। अच्छा, दिस सजेस्ट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी ऑन गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब जब ये बात आपने बता दी, अगली बात सारी स्टैंडर्ड वाली है कि जब आपको डाउट आ जाए ऑन मटीरियलिटी तो आपका स्टेप 1 क्या होता है कि आप मैनेजमेंट से कहते हैं मुझे क्या बना के दो, असेसमेंट बना के दो। मैनेजमेंट या असेसमेंट बनाती है या नहीं बनाती? अगर बना के दे दी है तो क्या करते हैं? उस असेसमेंट को इवेल्युएट करते हैं कि वो असेसमेंट ठीक है या नहीं है। असेसमेंट बना दी है, सब कुछ ओके है, असेसमेंट बना दी है और सब कुछ ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है? असेसमेंट बना ली है, सब कुछ ठीक है, हम उनसे कहते हैं कि आपने इसमें कोई डिस्क्लोजर ऐड करना है तो कर दें, आपने डिस्क्लोजर ऐड करना है तो कर। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यार, अल्लाह करे इसमें मुझे मिल जाए, होनी तो चाहिए। परेशान तो नहीं है? टाइम है कि नहीं है? मेरे पास तो बहुत टाइम है, बस कर दे।
शायद नहीं है तो एक सेकंड आपको बड़ा कुछ दिखा दूं फिर मैं कुछ मंगवा देता हूँ। जस्ट वांटेड टू शेयर कि आपने इसको लिखना कैसे था। हम चलते हैं आई कैप की बुक की तरफ। मजबूरी का नाम शुक्रिया, वही खोल देते हैं। आपको ना मैं एक टेबल दिखाना चाहता हूँ इन गोइंग कंसर्न। स्टडी रिसोर्सेस, एजुकेशन स्कीम 25 है। आप लोग तो पहले पहले बच्चे हैं जो 25 की अटेम्प्ट में पेपर देने के लिए जा रहे हैं। हाउ लकी यू आर। मैंने सुना है कि जब नई एजुकेशन स्कीम आती है तो पहला पेपर सामने मैंने भी सुना था, इंप्लीमेंट होते हुए आप लोगों ने मुझे बताना कि सर ये बात कितनी हद तक सच्ची और कितनी हद तक सच्ची नहीं है। मैंने ये भी सुना था कि आईकैप ऐसे पेपर रखता है ऊपर से पक्का चला देता है, वो पेपर गिर गए वो फेल के ऊपर है कि वो पास। अब ये नहीं पता कि वो ऐसा करता है कि नहीं करता। तो सुनी सुनाई बातों में यकीन ना किया करें। हाँ जी, चाय पीनी है। चलो भाई, इस वक्त मेरी गोइंग परसेंट आउट पे क्या हुआ, कैसे आया? तो आपके ख्याल में इसमें क्या था? आपने क्या किया इसका? नहीं, आपने इसका भी क्या जवाब निकाला? डिस्क्लेमर नहीं, इसमें आपने इसका आंसर क्या दिया? वो आपको बताता नहीं है। देखिए, वो आपको एक सिनेरियो दिया है कि जनाब एक एसेट जल गया। एक एसेट है, एक ऐसा एसेट जो कि आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन का 80% था, वो जल गया। ये गोइंग कंसर्न है। एक कंपनी का रिसीवेबल खड़ा हुआ है 220 मिलियन, 220 रुपए नहीं है, 220 मिलियन। कंपनी को पैसा नहीं आ रहा, इनफ्लोज नहीं आ रहे। क्या कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेज हो पाएगा? नहीं। जब कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं हो पाएगा तो क्या कंपनी टाइमली अपने क्रेडिटर्स को पे कर पाएगी? नहीं। जब क्रेडिटर्स को टाइमली पे नहीं कर पाएगी, क्या माल आएगा? नहीं। क्या बैंक को लोन पे आउट कर पाएगी? तो क्या कंपनी सर्वाइव कर सकती? नहीं कर सकती। नेगेटिव कैश फ्लोस ना। देखिए, सबसे पहली बात तो गोइंग कंसर्न डाउट पर चलेगी। जब गोइंग कंसर्न ही नहीं होगी तो सारे एसेट्स करंट में आ जाएंगे, तो फिर तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो इसमें यह देखना कि इंपेयरमेंट है या नहीं है, वो सेकेंडरी है। फिर भी हो सकता है। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूं, अगर मुझे आईके की बुक में मिल जाए। ये देखें जरा, देखिए आज अगर आए हैं टाइम निकाल कर तो कुछ सीख के जाए, वरना मेरे लिए सिर्फ पेपर दिखा के आपको फारिग करना बहुत आसान है। ये देखिएगा जरा, ये टेबल आपको आना चाहिए इन एनी कंडीशन। ओ भाई, ये टेबल आपको गोइंग कंसर्न का जब भी सवाल आएगा इसके टेबल पे से आएगा। ये टेबल आपको आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। ये टेबल नहीं आता तो गए फारिग है। ये टेबल है क्या? कहता है कि अगर गोइंग कंसर्न बेसिस क्या हो, अप्रोप्रिएट हो। गोइंग कंसर्न बेसिस क्या हो, अप्रोप्रिएट अगर हो, अगर क्या हो, अप्रोप्रिएट हो, तो इसमें कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। मसला कब आएगा? जब गोइंग कंसर्न बेसिस क्या है, इन अप्रोप्रिएट है। क्या है? इन अप्रोप्रिएट है। तो आपने दो चीजें देखनी है कि क्या मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया, किया या नहीं किया। अगर तो नहीं किया और मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न खराब होने के बावजूद अपने अकाउंट्स किस पे बनाए हैं, गोइंग कंसर्न के ऊपर बनाए हैं, तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी क्या है, मिस स्टेटमेंट है। तो आप कौन सी ओपिनियन देके जाएंगे? एडवर्स ओपिनियन देके जाएंगे। और अगर गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड अप्रोप्रिएटली, और वो ऑल्टरनेट बेसिस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज अलग से बतानी है इन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। दोबारा से करते हैं। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, कोई मसला है नहीं। मसला कब आएगा?
जब हमें पता है, देखिए दो बातें, हमें एक है कि हमें पता है कि एंटिटी अगले 12 महीने में ऑपरेट नहीं कर सकती, और दूसरा केस क्या है कि मुझे डाउट है कि ऑपरेट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो अगर वो नहीं कर सकती तो फिर आपने देखना है कि एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बने हुए हैं, गोइंग कंसर्न पे बने हुए हैं या गोइंग कंसर्न पे नहीं बने हुए। अगर तो गोइंग कंसर्न पे बने हुए हैं तो क्या ठीक बने हुए हैं? नहीं, इसका मतलब है कि ये मिसस्टेटमेंट है। कौन सी? परवेसिव। तो परवेसिव मिसस्टेटमेंट पे आप कैसी ओपिनियन देके जाते हैं? एडवर्स ओपिनियन देके जाते हैं। बात समझ आ रही? और अगर उन्होंने ठीक अकाउंटिंग फॉलो की हुई है तो मुझे क्या ये अपने यूजर तक बात पहुंचानी, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? थ्रू एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अच्छा, वो क्यों यूज करूं, अदर मैटर क्यों नहीं यूज कर रहा? अकाउंट्स का मामला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मामला है, अकाउंटिंग इशू है। और अगर यही बात मुझे ऑडिट के अंदर या कोई ऑडिट वाली बात डिस्कस करनी होती, अपनी रिपोर्ट से कोई बात बतानी, मैं क्या बताता? अदर मैटर में बताता। अगला, हाँ जी, इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं? एक चीज जो कि यूएमपी की है उसको कैम में नहीं रखें, जो कैम की है उसको वहां न डालें। तो ये चीज नॉर्मली किसमें आती है? यूएमपी में आती है, इसको कैम में लेके जाने की जरूरत है नहीं। अच्छा, अगली बात देखें, गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, मगर क्या है, एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा पैरा हम रिपोर्ट में ऐड करते हैं, कौन सा? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, वो आ जाएगा। तो ये आपको सिनेरियोस और उसकी इंप्लीकेशंस का टेबल आना चाहिए। जो भी सवाल गोइंग कंसर्न से आएगा वो यहां से सॉल्व हो जाएगा। इसी को आपने बस अपनी अच्छी अंग्रेजी में लिख देना था। सो दैट वाज द क्वेश्चन, दैट वाज द क्वेश्चन। वापस चलते हैं। वापस ही आ गया। चलिए, उसके बाद पार्ट बी पढ़े। पार्ट बी को रीड कीजिएगा। पार्ट बी को रीड कीजिएगा। हाँ जी, क्या कह रहा है? इन्वेंट्री पड़ी हुई कितने की, कॉस्ट कितने की थी? 180 की। गवर्नमेंट का एक नया कानून आ गया इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर, मैंडेट्स स्ट्रिक्टर सेफ्टी एंड पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स, stricter safety and packaging standards. As a result, 25% of the current inventory will be unsellable unless उसको क्या किया जाए? Modify। और modify करना क्या है? Costly, महंगा है। अब आपने बताना था कि क्या करेंगे। सिंपल, ये IS2 का सवाल था। सिंपल, इसमें आप लोगों ने क्या बात कर ली थी? IS2 वाली बातें कर दी थी। तो क्या लिखा आप लोगों ने इसमें? इवेल्युएशन में कौन सी बातें आएंगी? पहला पॉइंट क्या होगा इवेल्युएशन के अंदर? सबसे पहली चीज आप लोग क्या बताएंगे इवैल्यूएशन में? पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले आप बताएंगे कि कंपनी जो लॉ की रेगुलेशन आई है उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद जो सामान पड़ा हुआ है वो किस पे जाना चाहिए? एनआरबी पे जाना चाहिए। उसके बाद कि क्या कंपनी ने उसको एनआरबी पे किया भी है या नहीं किया। अच्छा, अगर नहीं किया तो क्या होगा? इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो जाएगी कि अंडर स्टेट हो जाएगी? ओवर स्टेट। तो अगर एक इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो रही है, मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है? मटेरियल है कि परवेसिव है? कैसे पता चला? कैसे पता चला? 25% है तो कुछ ना दिया हो तो हम उसको मटेरियल अज्यूम कर सकते हैं। दिस वाज टू बी आंसर्ड। इसका पार्ट बी जरा पढ़िएगा। टोटल का अगर 25% है तो फिर आपको करना ही चाहिए था कि आप दो इफ में आंसर देते हैं कि इफ मटेरियल तो ये और इफ परवेसिव तो ये। तो ऐसे कर दें जी। तो आप देखेंगे नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं। अब इस सवाल में नंबर थे 2 या 3, अगर नहीं 6 नहीं ना है, इवैल्यूएशन के 3 नंबर है, 3 से 4 तो उसके हैं। तो अगर रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के नंबर 3, 4 से ऊपर जा रहे हो तो फिर सियासी आंसर देते हैं कि इफ मटेरियल है तो ये और इफ परवेसिव तो ये। तो भी ओके, तो भी ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है। एक दफा उसको रीड करना। कौन सा पैरा? पैरा कौन सा? उस लॉ के चेंज होने से मेरे ऑडिट पे क्या फर्क पड़ेगा? अदर मैटर क्यों आता है? अदर मैटर इसलिए आता है कि आप ऑडिट कर रहे हैं
आपने एक बात बतानी है जो कि आप रिपोर्ट में नहीं बता सकते, तो आप किसकी हेल्प लेंगे? आधे मैटर पैराग्राफ की। आपने अपनी रिपोर्ट के बारे में कोई बात बतानी है, कहां बताएंगे? आधे मैटर में। आपने पिछला ऑडिट नहीं किया, ये बात कहां बताएंगे? आधे। तो आप अगर अपने बारे में बताना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ बात किसमें आती है? आधे मैटर में आती है। हाँ जी, चलिए आगे। नींद तो नहीं आ रही, सो जाओ फिर। फ्रॉड पे क्या किया? हाँ, फ्रॉड पे क्या किया? वैसे तो आप फ्रॉडी है, मुझे पता है। चले, एक छोटा सा 14,800 नंबर ऑफ राइड्स थे, ऐसे ही। उस पर रेवेन्यू कितना आ रहा था? जरा निकाले रेशो, तो रेवेन्यू पर राइड कितनी आती है? आई एम डैम श्योर आप लोगों ने वर्किंग नहीं की होगी, मैं नहीं मानता। तो सीएनए चंगे नहीं है, है नहीं ना कि निकाले जरा। चले, अब कर ले, कोई बात नहीं, हम कर ले। बताएं। 217। अच्छा, अब इस तरह करें जरा, 15,500 को इसके साथ करें। $400 विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर। एक राइड जो कि ऑन एवरेज 275 रुपए की पड़ती थी, एक महीने में, सॉरी एक साल में इतने की हो गई है? 400 की हो गई है। और इस सवाल ने एक और बड़ा अजीब सा जुमला यहाँ पे लिखा था, नहीं, एक और लाइन थी यहाँ पे। यहाँ मेरी उधार की बात भी शायद हो रही थी, ये मैंने। चलिए मुझे ये बताइए, डायनामिक प्राइसिंग और इंसेंटिव बेस्ड कमीशन से क्या फ्रॉड रिस्क आता है? क्या फ्रॉड रिस्क होगा? डायनामिक प्राइसिंग है, कुछ टाइम के लिए जरा खुद उबर वाला बन जाए कि आप एक उबर वाले, कंपनी ने आपको कमीशन दी हुई है कि इतनी राइड्स पूरी करोगे तो इतने कमीशन मिलेंगे। कंपनी के हर वक्त आपके साथ है नहीं, तो आप क्या क्या चोरी कर सकते हैं कंपनी के साथ? क्या फ्रॉड मार सकते हैं? फेक राइड्स डाल सकते हैं। और क्या? कैसे राइड आई तो आप उसको पता रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? मैं सवाल ये है कि आप एक ऊबर वाले बंदे हैं, आप एक राइडर हैं, आप एक कैप्टन है जो कि जा जाकर राइड्स को पिक करता है। कंपनी आपसे कहती है कि इतना रेवेन्यू मुझे लाकर दो तो मैं तुम्हें इस रेवेन्यू पे इतना कमीशन दूंगी अलग से। तो आप कंपनी के साथ कैसा फ्रॉड कर सकते हैं? गोस्ट राइड्स, जो कस्टमर एग्जिस्ट ही ना करते हो, सिर्फ आपने राइड्स पूरी कर दी हो। और देखिए यहाँ पे फेक कस्टमर्स बनाना तो आसान है, ठीक है। मसला क्या है? मसला ये है कि अगर आप यहाँ पे शो कर दें क्रेडिट सेल्स, पॉसिबल है? पॉसिबल है कि ऐसी सेल हो रही हो जो कि क्रेडिट पे हो रही हो? इज इट पॉसिबल? क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किस पे होती है? कैश पे होती है। ये क्रेडिट करना इसमें पॉसिबल नहीं है। अक्सर जो सवाल आईकैप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पॉइंट बड़ा कॉमन होता है कि आप एक ट्रेडिंग कंपनी में बैठे हुए हैं, आपको कमीशन दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि तुम्हें कमीशन पे हम क्या देंगे? बोनस देंगे, ठीक है। और सॉरी, सेल पे क्या देंगे? बोनस देंगे, कमीशन देंगे। तो आप वहां पे जुमला लिखते हैं कि हम क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर देंगे, एक ऐसा कस्टमर बना के ले आएंगे जो कि एग्जिस्ट ना करता हो। ये सिनेरियो वैसा नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? कैश सेल्स। तो इसमें आप क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप इसे किसी पॉइंट लिखा तो नहीं है, बस फिर ठीक है। तो कहता है यूर फर्म इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एसएमएसएल, अन ऑपरेटिंग कंपनी जो कि पार्सल को डिलीवर करती है क्रॉस पाकिस्तान। रेवेन्यू दे दिया, रिसीवेबल। हाँ, ये देखे ना, ये पॉइंट ढूंढ रहा था कि ये रिसीवेबल कैसे बढ़ गए? रिसीवेबल कैसे बढ़ गए? या तो ये रिसीवेबल कंपनी लेवल पे है जो कि उन्होंने राइडर से पैसे लेने, भाई वो कंपनी के लिए क्या है? रिसीवेबल तो है ना कि उन्होंने किससे पैसे पकड़ने हैं? राइडर से। मगर राइडर के लिए क्या कोई रिसीवेबल होगा? नहीं होगा। तो ये चीज आपने इसको देखना है। कैश एंड बैंक, अच्छा कैश एंड बैंक कंपनी के पास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा, कैश बैंक कम हो रहा है मगर रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ गया, कैश बैंक कम हो गया। अब अगर नॉर्मल कंपनी हो तो मैं क्या कहूंगा कि इसमें जो सेल्स होंगी वो किस पे हो रही होंगी? क्रेडिट पे हो रही होंगी।
During 24, SMSL introduced dynamic pricing and incentive-based commissions to attract drivers and customers in response to intense market pressure from competitors. मार्केट से प्रेशर आ रहा है कंपेटिटर्स का, तो आपकी कंपनी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके अपने अकाउंट्स को ऊपर लेके जाएगी ताकि कंपेटिटर्स को मैच किया जा सके. The company expanded into 2 new cities where local management teams were given significant autonomy. Autonomy क्या होती है? To meet aggressive growth targets. आपने सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज की बजाय डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की है. अब क्योंकि उनके हवाले कर दिया है तो उनको क्या मिल गई है? अपॉर्चुनिटी मिल गई है क्या करने की? फ्रॉड करने की. क्या? हाँ, एग्रेसिव भी हो सकता है. A dispute arose between the founding shareholders. एक छोड़ के जा चुका है. अच्छा, जब एक बंदा छोड़ के गया तो अपने साथ सारे शेयर भी लेके चला गया होगा, तलाक देके चला गया होगा कंपनी को. इससे फ्रॉड क्या है? मतलब इससे आपको क्या फ्रॉड का स्ट्रक्चर मिल रहा है? यस, ये एक इंडिकेशन है कि कंपनी में क्या चल रही है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं. इसका मतलब है कि अब कंट्रोल नॉर्मली कुछ बंदों से हटके सिर्फ स्पेसिफिक कुछ लोगों के पास आ गया है. तो जब एक बंदा पूरी कंपनी को डोमिनेट कर रहा होता है, सारे कंट्रोल्स वही लगा रहा होता है, इसका मतलब है कि फ्रॉड भी सबसे ज्यादा फिर वही करेगा. एक दफा उसको रीड करना, एक दफा उसको पूरा रीड कीजिएगा, तसल्ली से रीड कीजिएगा, कोई जल्दबाजी अभी नहीं, आराम से रीड करें. देन विल डिस्कस इट अगेन अगर आप किसी पॉइंट पे फंस रहे हैं तो. ये तो मसला है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंपनी के मालिक के ऊपर इतना ट्रस्ट कर बैठते हैं कि हम कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा नेक और शरीफ है, जैसे हुकूमत में होता कि वज़ीर आज़म कौन है सबसे ज्यादा नेक और शरीफ है, तो बाद में पता चलता है कि सबसे ज्यादा है. ये तो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं बाप. तो किसी के ऊपर भी ऑडिटर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करता, तभी तो उसके पास एक टूल होता है जिसका नाम क्या होता है? प्रोफेशनल सर्विसेज. तो उसने तो हर तरफ से देखना है, उसके लिए मालिक कौन है, नौकर कौन है, डजंट मैटर. एक बंदा मैं देखे, एक बंदे ने गाड़ी ली, साथ उसको मिली इंश्योरेंस. उसने कहा मैं चेक करूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है या नहीं करती. ठोक दी गाड़ी. नई गाड़ी जान गए खुद से क्या करा दिया उसका एक्सीडेंट, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कंपनी इंश्योरेंस दे रही है या नहीं दे रही. तो आप उस इंसान पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक कॉल है, शरीफ हुआ जिसको मौका नहीं मिला. तो ये सोच के कि भाई वो बंदा ओनर है, टॉप पे बैठा है और वो कुछ नहीं करेगा, वो कोई खराबी नहीं दिखाएगा, ऐसा नहीं सोचना. हाँ जी, पहला पॉइंट समझ आता है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलते हैं. पहला पॉइंट ओके, इंटेंस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, डायनामिक प्राइसिंग मॉडल्स है, ग्रोथ हो रही है, इनकंसिस्टेंसी है. सेकंड पॉइंट, शेयर होल्डर जो एग्जिट कर रहा है बोर्ड लेवल से. और थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है? हेड ऑफ फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट मैनेजर जो है वो छोड़ के जा रहे हैं. इसका मतलब है कि देयर इज अ लैक ऑफ फाइनेंशियल, और जब लीडरशिप ना हो तो नीचे वालों को क्या मिल जाता है? मौका, अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव मिल जाता है. तो वो जो एक पैराग्राफ नहीं, वो जो एक डब्बा सा बना हुआ है फ्रॉड के अंदर रिस्क फैक्टर्स का, वो आपने अच्छे से तैयार करना है. देखिए कुछ सवाल पेट है, जिसमें से ये सवाल भी एक पेट सवाल है कि आपसे कहता है कि क्या निकालें, फ्रॉड रिस्क फैक्टर निकालें. या एक सवाल आता है फ्रॉड में से जिसमें वो कहता है कि अब आपको कुछ एरियाज दे दिए, आपने बताना है कि इसमें से फ्रॉड कहां पे हो रहा है और एरर कहां पे हो रहा है. और पार्ट बी में वो अक्सर उसके क्या पूछ लेता है? प्रोसीजर्स पूछ लेता है. इसी तरह एक और सवाल भी कॉमन है, कौन सा? रिस्क का. कौन सा? रिस्क का. और यहां पे उसने कौन से रिस्क पूछे, मगर किस कंपनी में पूछे? एनपीओ में पूछे. तो ये नॉर्मल कंपनी से हट के इसका आंसर बनना था. एक नॉर्मल टिपिकल रिस्क के सवाल आते हैं, उसमें टिपिकल रिस्क होते हैं, मगर एनपीओ में कुछ अलग ही तरह के रिस्क होते हैं. एनपीओ के अंदर कुछ अलग तरह के रिस्क होते हैं. सवाल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सवालों का मसला था, ये तो मैं जवाब पढ़ लेंगे. देखें कुछ कुछ बातें आप लोगों ने लिखी, मैच हो रही है नहीं.
मैंने इसको जो की पॉइंट है उसका मैंने ब्लैक किया हुआ ऊपर, बोल्ड किया हुआ है। तो पहला की पॉइंट क्या है? मिसमैच हो रहा है बिटवीन स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन एंड बैंक डिपॉजिट्स एंड मैनुअल ऑल्टरेशंस इन डोनेशंस एक्नॉलेजमेंट। सेकंड क्या है? नॉन कंप्लायंस विद ग्रांट कंडीशंस। तीसरा, रिस्क ऑफ ओवरस्टेटेड रिसीवेबल्स। चौथा, वीक इंटरनल कंट्रोल्स। पांचवा, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू फाइनेंशियल सिस्टम। अच्छा, ये पॉइंट भी बहुत कॉमनली वो यूज करता है अपने एग्जाम में। बिल्कुल एंड के करीब आपको जाके बताता है कि कंपनी जो है वो एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर रही है, बताए। हालांकि वो सिंपल एक पॉइंट लेके चला जाता है, बट उसके अंदर कुछ रिस्क अटैच्ड है। डिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग, और हर जगह पे क्या मिल जाएगा? फ्रॉडुलेंट फाइनेंस। देखिए, रिस्क के सवाल में भी आपको फ्रॉड रिस्क मिल जाएगा। रिस्क के सवालों के अंदर भी आपको एक रिस्क मिलेगा, कौन सा? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क मिल जाएगा। जी तो मेरी बोर्डिंग कब चल रही है? तो नॉन कंप्लायंस। देखिए, नॉन कंप्लायंस है विद ग्रांट, तो अगर गवर्नमेंट बहुत ही आप पे गुस्सा खा ले तो यस वो आपके एनपीओ को बंद भी करवा सकती है। तो अगले के लिए तो कोई मसले वाली बात नहीं। क्या? 75% सेक्शन। हाँ, तो कोई मसले वाली बात नहीं। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, और ये सवाल हो गया था सॉल्व, इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या? ऐसे इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि डेफिशिएंसी, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ रिस्क, और उसके बाद उसके रिकमेंडेड कंट्रोल्स। अच्छा, फिर एक सवाल मैंने आपको दिया था एटीटी से, ये हो गया था सॉल्व। क्यों? ये वो एरिया है जो कि नया एक आपने ऐड किया। देखिए, दो तीन जो नए एरियाज ऐड हुए हैं, जिसमें एक सस्टेनेबिलिटी का एरिया है, एक एडीटी का एरिया है, डाटा एनालिटिक्स का एरिया है, ये टेस्ट हो जाने हैं। इसमें भी अगर मैं वैसे काउंट करूं, कितने थे? 15 नंबर। तो इतने टेस्ट हो जाने, लिखवा लिया मेरे से आज 10 से 15 नंबर कहीं नहीं गए। तो अगर आप उन एरियाज को छोड़ रहे हैं, उन पर लालच भेज रहे हैं, तो ऐसा ना करें। टेस्ट हो गए तो मजबूरन दोबारा से इन्हीं कुर्सियों में बैठना पड़ जाएगा। मैंने कुछ दिनों पहले 4 वीडियो शेयर की थी, बस तेरे वही सुन ले, तुम उसको लिख ले, तो उसको लिख ले, एक कागज पकड़े, अपने नोट्स बना ले। और अगर आपने क्लास दी हो तो मैंने क्लास में नोट्स बनवाए भी थे, उसी को सुन ले, मुझे याद आ रही है, उसी को सुन, उसी को पढ़ ले, तो वही लिख ले। तो कोई नहीं आती, उसमें है ही नहीं रेपिटेशन वाली बात नहीं है। अच्छा, इस सवाल में क्या करें, एक काम करते हैं, सवाल के जरिए अप्रोच को चेक कर लेते हैं। कहता है जी, इको स्मार्ट इज अ मीडियम साइज कंपनी प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। द कंपनी हैज रिसेंटली अपग्रेडेड इट्स ईआरपी टू हैंडल सेल्स, इन्वेंटरी एंड फाइनेंस। आपकी फर्म का नाम क्या है? Horizon is conducting a financial and sustainability assurance engagement for the year ended 31 दिसंबर। 3 बातें हैं। Data analytics revealed unusual journal entries, drone footage showed some discrepancy, AI powered review of vendor contracts flagged a few unusual laws। 3 बातें। पहला क्या किया? डाटा एनालिटिक्स को यूज किया ऑडिटर ने, जिससे उसको क्या मिल गई है? अनयूजुअल जनरल एंट्री। फिर ड्रोन के जरिए उसने वो वाला वेयर हाउस जाके वेरीफाई कर लिया जहां पे उसकी क्या लगा रहे थे? स्कोप लिमिटेशन। और वहां से उसको पता चला कि भाई इन्वेंट्री जो है उसमें क्या है, कुछ डिस्क्रिपेंसी, जो अमाउंट दिखा रहे हैं उतनी अमाउंट की इन्वेंट्री वहां पे मौजूद नहीं है। एआई पावर्ड रिव्यू ऑफ वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स। एआई को आपने कहा कि वेंडर के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करो, और उसने कुछ अनयूजुअल क्लॉजेस आपको निकाल के दे दी जो कि नॉर्मली हर वेंडर के कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती। Explain how ATD can help the audit team to address these issues and दूसरी requirement, improve the quality of assurance। तो मुझे बताइए, पहली चीज जो कि वो जनरल एंट्रीज की बात कर रहा है, क्या ATT के जरिए, यानी कि ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के जरिए, अगर जनरल एंट्रीज में कोई अनयूजुअल पैटर्न हो, भाई एक कंपनी नॉर्मली सेल करती है ऑन 20% मार्जिन, पहली से 20%, 20, कोई शुरू की 100, 150, 200 एंट्रीज में एक कॉमन फीचर है, क्या? 20%। ऑर्डर कहता है ठीक है, मैंने पहली 200, 300 देखनी है, ऐसे ही होता होगा। बीच में कहीं पे उन्होंने 20% की बजाय 10%, 15%, 12%, 5% भी की है, क्योंकि उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, बट ऑडिटर की नजर से वो ओझल हो सकती है। तो ऑडिटर क्या करेगा, क्या चलाएगा उसके ऊपर? डाटा एनालिटिक्स। अब ये जब वो चला ले तो क्या वो उन
एंट्रीज तक पहुंच पाएगा जहां पे वो सेम फिनोमेना ऑपरेट नहीं कर रहा। देखिए हम नॉर्मली कहते हैं कि ऑडिटर किस पे काम करता है, सैंपलिंग पे काम करता है, मगर इन टूल्स के आने के बाद सैंपलिंग खत्म होती जा रही है, क्योंकि अब उसके पास इतना टाइम आ गया है कि वो 100% एश्योरेंस की तरफ जा सकता है। देखिए ये टूल्स क्यों है कि वो जो हम कहते हैं ना कि रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, उसको वो किसकी तरफ लेके जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एब्सोल्यूट की तरफ लेके जा रहा है। तो पहला पॉइंट जो आप यहां पे डाल सकते हैं वो ये है कि अब वो तमाम एंट्रीज को क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, ताकि वो डिटेक्ट करे क्या, अनयूजुअल पैटर्न्स। अच्छा, ये हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई वो एंट्री जहां पे क्या चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, और जो क्या है ज्यादा रिस्की, ज्यादा रिस्की। हाँ। तो मैंने इसलिए सूचना सामने खोल दिया कि आपको पता चले कि इसको लिखना कैसे है। तो पहला पॉइंट जो आप लोगों ने यहाँ पे डालना था वो ये था। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोगों ने सारी बातें लिखी होंगी, बट मैं ये जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने इसमें से कोई सी 5 बातें तो लाजमी लिखी होंगी। तो पहला पॉइंट क्या था कि वो जो डाटा एनालिटिक्स है, इससे अब वो तमाम जनरल एंट्रीज को वेरीफाई कर सकता है। देखिए वर्ड का यूज कर रहा है, ऑल, वर्ड का यूज कर रहा है ऑल, टू डिटेक्ट अनयूजुअल पैटर्न्स। सेकंड, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई हाई रिस्की एरियाज एंड फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल एंट्रीज, जिससे फ्रॉड का चांस भी अब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्या था, ड्रोन बेस्ड इन्वेंटरी ऑब्जर्वेशन। भाई हम लोग क्या कहते हैं ऑडिट में, स्कोप लिमिटेशन आ गई है। बेस स्कोप लिमिटेशन क्या होती थी कि आप एक जगह पे वेरीफाई करने के लिए जाना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट आपको जाने नहीं दे रही, तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, ड्रोन है भेज दो, तुम्हारे भी हाथ पे काम कर देगा। तो ड्रोन जो है वो आपको विजुअल एविडेंस ला के देते हैं उन एरियाज का जहां पे आपको जाना क्या है, मुश्किल है, हार्ड टू एक्सेस। allows auditor to compare physical inventory with ERP records, improving coverage and verifying the existence। भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में एक घर में, बलूचिस्तान में एक दुकान है, उस दुकान के अंदर ये टिश्यू पेपर पड़े हैं, और कितने वैल्यू के पड़े हुए हैं, 10 मिलियन के टिश्यू पेपर पड़े हुए। मैंने कहा ठीक है मुझे लेके चलो, कहते नहीं सर जाना मुश्किल है और आना तो और मुश्किल है। तो मैंने कहा फिर ऑडिट तो करना है, 10 मिलियन की क्या पड़ी हुई है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, छोड़ तो नहीं सकता। तो फिर मैं किसका यूज करूँ, ड्रोन्स का यूज करूँ। तो वहां पर ड्रोन वैसे ही बहुत चलते फिरते रहते हैं। तो ड्रोन्स के जरिए आप क्या कर सकते हैं, विजुअल एविडेंस ले सकते हैं, विजुअल एविडेंस जो कि नॉर्मली ऑडिट में नहीं था। तस्वीरें कहां होती हैं, क्योंकि तस्वीरों का एक रिस्क होता है, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी हिट होती है। अगर आपसे गलती से वो तस्वीरें कहीं चली जाए, लूज हो जाए, तो मसला है। बट अब वो कहता है कि जनाब आप विजुअल एविडेंस तो दे सकते हैं ना उन एरियाज का जहां पे जाना क्या है, मुश्किल है। सेकंड वो कहता है कि आप कंपेयर कर सकते हैं वो फिजिकल इन्वेंट्री वर्सेस ईआरपी। भाई उन्होंने कहा टिश्यू पेपर है बड़े, मैंने कहा ठीक है लाओ चेक कराओ। जब उधर गए तो पता चला कि कुछ डब्बे फटे हुए थे, कुछ डब्बों में से जो है वो टिश्यू पेपर के पूरे पूरे रोल गायब थे, इन्वेंट्री अपनी सही हालत में नहीं थी। मसला किधर है, एग्जिस्ट तो करती है, एग्जिस्ट करती है, कंप्लीट भी है, मगर वैल्यूएशन से आउट है, वैल्यूएशन से आउट है। तो इसका मतलब है कि अब मुझे उसकी क्या करनी पड़ेगी, एनआरबी टेस्टिंग। तो अब मामला स्कोप का खत्म हो गया, किस पे आ गया, मिस स्टेटमेंट पे आ गया। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर एआई को यूज करते हुए आप जितनी भी इनकंसिस्टेंसीज है, अनयूजुअल वाली बातें, वो सारी खत्म कर सकते हैं। और एआई के आने के बाद योर टाइम विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस, एफिशिएंसी एंड कवरेज इंप्रूवमेंट विद एआई एंड विद दिस ऑल थिंग्स। विद एटीटी जो रूटीन नेचर के काम थे अब आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपका ध्यान सिर्फ किन एरियाज पे रहेगा, हाई रिस्क की एरियाज पे रहेगा। रूटीन वाले काम आप किससे करवा रहे होंगे, एआई से करवा रहे होंगे। अच्छा देन आपकी जजमेंट बेहतर हो जाएगी कि नहीं, ऑब्वियसली आपकी जजमेंट बाकियों से बेहतर हो जाएगी, आपको एविडेंस भी अच्छा खासा मिलेगा, आप उसके साथ इंटरप्रेशन भी अच्छी खासी कर पाएंगे, और ओवरऑल क्या बढ़ेगी, ऑडिट की क्वालिटी और कंक्लूजन्स की रिलायबिलिटी। चलिए कुछ नहीं याद किया हुआ, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो ये बातें लिखाएंगे, कुछ नहीं आता तो ये क्रक्स था पूरे एरिया का, और यही आ जाना है फायदे क्या है नुकसान क्या है। क्योंकि शुरू की टाइम कौन कहता है कि आसान होती है, होता है ऐसा। अच्छा तो एक सवाल था जिसमें आपकी अकाउंटिंग टेस्ट हो रही थी, कैसे, राइट साइड पर देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ था, IFRS 9, IAS 2, 16, 12 और 15 हो गया था, नहीं हो तो गया है।
तो मैंने क्या लिखा हुआ था, एनी 8, तो जो आपको आते हैं आप लिख दें, आठ से ज्यादा मेरे मसला नहीं। मुझे तो मसला नहीं है, टाइम आप जाया कर रहे हैं, वही टाइम जो किसी और को देना चाहिए था आप पेपर को दे दें, आप किसी और को जाके खुश कर लें। तो अच्छा, आई बिलीव यहाँ पे, आई बिलीव कि आपको अकाउंटिंग वाली बातें कुछ कुछ आती है। विदाउट गुड अकाउंटिंग पेपर थोड़ा सा ट्रिकी ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो एक नजर डाल लेते हैं सोल्यूशन पे, अगर आपको नजर आ रहे हो ठीक से। IFRS 9, चलिए पहले आप लोग पढ़े, मुझे बताइए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्यों लिख भी सकता, नहीं भी लिख सकता, उसकी मर्जी। नहीं, अगर तो इसने लिखा है कि मुझे वही वाली बातें बताएं तो फिर वही वाली बातें बताएंगे। जब वो खामोश है फिर आप दोनों तरफ अपनी बात को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ना कि उसका वो क्या है, सवाल क्या है। अच्छा जी, बात सुने। अकाउंट्स रिसीवेबल कंफर्म बैलेंसेस डायरेक्टली विद द कस्टमर्स वाया पॉजिटिव और नेगेटिव। ये स्टैंडर्ड कौन सा था, 505 कंफर्मेशन वाला। रिव्यू करें सब्सिक्वेंट कैश रिसीट्स आफ्टर ईयर एंड टू वेरीफाई। अब जरा देखें, बातें वही हैं। बातें क्या है, बातें वही हैं। कौन सी कि बैलेंसेस को आप कंफर्म कर लेंगे, कैश रिसीट्स को देख लेंगे, लॉसेस को देख लेंगे, उसके बाद इन्वेंट्री में फिजिकली जाके ऑब्जर्व कर लेंगे, उसकी एक्यूरेसी को देख लेंगे, वैल्यूएशन को बात कर लेंगे। वो इन्वेंट्री जो कि ट्रांसलेट में आती है वो आपकी होती है। वो इसमें बाहर से अगर तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं तो हमारी नहीं है, और अगर नहीं हो तो अभी भी क्या है, वो हमारी ही है। देन पीपीई के अंदर नॉर्मली क्या मसले होते हैं, डेप्रिसिएशन के, इम्पेयरमेंट के, उसकी कॉस्टिंग के। तो अगर आपको सब्सटेंटिव आते हैं तो ये एक सवाल कोशिश ये करता है कि कुछ अकाउंटिंग एरियाज को साथ अपने मिला के वो वाली बातों को ले आए। मैंने एक शीट आपको दी थी, अगर वो नहीं, वो दूसरी थी, इसकी एक और शीट है, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा, तो वो एक दफा देख लीजिएगा। उसमें ये इसी तरीके से ना मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर रख के बताए हुए प्रोसीजर्स। अच्छा, फिर एक ये सवाल, नॉर्मली आईकैप इस एरिया में नहीं जाता, नॉर्मली कैट से सवाल नहीं आता, बट एटीटी के आने के बाद इसकी अहमियत बढ़ गई है। एटीटी के आने के बाद इसकी अहमियत क्या हो गई है, ये हो गया था, नहीं सर, ये होता क्या, कैट, कैट वाली बिल्ली, ये वो वाली बिल्ली नहीं है, इसमें डबल है। सर ये ऑडिट सॉफ्टवेयर होता है, क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, आप उनके सिस्टम में अपने सॉफ्टवेयर्स को एम्बेड कर देते हैं और आपके जाने से पहले ही ऑडिट शुरू हो चुका होता है। आपको वो सारी ट्रांजैक्शंस एनालाइज होके नजर आ रही होती है, और जब आप ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो आपका आधा काम पहले से आसान हो चुका होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि 2 चैप्टर्स को घर जाके पढ़िएगा। एक चैप्टर नंबर 6 जो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल का है, उसी में आपको कैट मिल जाएगा, उसी में आपको ये भी मिल जाएगा, और चैप्टर नंबर 16 जिसमें सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का भी एक सवाल यही था शायद, नहीं दिया मैंने सस्टेनेबिलिटी का एक सवाल, इसमें नहीं था। हाँ, तो सस्टेनेबिलिटी वाले जो 2 स्टैंडर्ड्स हैं वो लाजमी देख लीजिएगा। फिर आईसीटी, ये आईसीटी किधर गया, ये सर ये आईसीटी को भी अच्छे से तैयार कीजिए। ये मैं आपको बता दूं, आईटी उसने अच्छी खासी टेस्ट कर लेनी है। रिपोर्ट्स, कोड ऑफ एथिक्स, रिस्क, आईटी, सब्सटेंटिव, यही गिनती के 6-7 मेन एरियाज है जहां से सवाल आना है। तो अगर इन एरियाज के ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे और अब आप चैप्टर नंबर 2 पे टाइम लगा रहे हैं, 1 पे टाइम लगा रहे हैं, 5 पे टाइम लगा रहे हैं, तो आप बेवकूफ है। बेवकूफी मत करें। जो एरियाज आते हैं वो आते हैं, जो एरियाज नए आए हुए हैं इनके ऊपर आपने अच्छी ग्रिप हासिल करनी है। अच्छा, एमसीक्यूज के बारे में जरा मुझे बताइएगा क्या हालात है। एमसीक्यू सारे ठीक हैं, एक दफा देख लेते हैं, मैं उनका सोल्यूशन रख देता हूं आपके सामने। ये पहला एमसीक्यू का आंसर था, आप एक दफा जरा साथ टैली भी करते जाएं। सी। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने सोल्यूशन में ना इसकी रीजनिंग दी हुई है। सेकंड का बी था, ऐसे के, उसके बाद तीसरे का सी था,
चौथे का सी था, पांचवे का सी था, फिर सी और सी था, आगे सी था, ऐसे ही है। अच्छा, ये वो एरियाज हैं जहां से फॉर श्योर सवाल आना है, क्योंकि हम बात भी कर रहे थे कोड ऑफ एथिक्स है, फ्रॉड है, रिस्क है, आपका कंट्रोल्स है, आपकी रिपोर्ट्स है और आपके आईटी वाले पोर्शन है। 15 से 20 नंबर तक या 10 से 15 नंबर तक सस्टेनेबिलिटी और आईटी से सवाल को एक्सपेक्ट करके जाइएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आईकैप में जाएंगे और ये सवाल नहीं आए होंगे तो काम खराब हो सकता है। अच्छा, कुछ आखिरी बातें कर लेते हैं। पेपर में जाने से पहले क्या करना है? अच्छी नींद लेनी है, अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, निहारी, पाए, शोरबा, चने, पराठे, ये खा के बिल्कुल नहीं जाने। मजे की बात है कि आपके एग्जाम में रमजान चल रहा होगा तो मुझे कहना ये चाहिए कि आपने सेहरी अच्छी करके करनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक गलती जो कि नॉर्मली बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो सोते ही नहीं है, वो जागेंगे, मतलब कंफर्म ये है कि वो सही टाइम तक जाग रहे होंगे। पेपर में ये बात कंफर्म है, मुझे पता है कि आप सही टाइम तक जाके पढ़ रहे होंगे। कोशिश कीजिएगा ऐसा मत करें। ऑल्दो सैरी के टाइम पे तो आपने उठना ही है ना, मेरी बात सुना, सैरी के टाइम पे तो आपने उठना ही है, उसके बाद जागना है। मगर कम से कम पीछे 6-7 घंटे हैं वो नींद ले लें, क्योंकि आपने एग्जाम में फ्रेश रहना है। सब कुछ आता होगा, दिमाग नहीं चल रहा होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये काम मत कीजिएगा कि आप पूरी रात के जागे हुए हैं, पैथेटिक परफॉर्मेंस देकर आएंगे क्योंकि आप खुद लेथार्जिक हुए होंगे, तो ये काम मत कीजिएगा। अच्छा, जब आप पेपर में जाएं तो सबसे पहले आपने जो है वो अपनी सिटिंग वगैरह को देख लेना है, जाके तसल्ली से लोगों से बातचीत कर लेनी है, अपने आप को फ्रेश रखना है, पैनिक नहीं होना। और एक काम जो मैं अक्सर बच्चों से, खैर आपसे तो मैंने कभी भी नहीं कहा, अब मुझे कहना पड़ रहा है, मजबूरी है, जब आप पेपर देके बाहर आए ना करें, स्पेशली एमसीक्यूज को डिस्कस मत करें, क्योंकि अक्सर बच्चे एक से ज्यादा पेपर दे रहे होते हैं। उनका ऑडिट भी होगा, रिपोर्टिंग भी होगी, शायद कॉस्टिंग भी हो, या कुछ ना हो तो एमएफए लाजमी साल लगा होगा, ऐसा ही है। तो आपके जब एक से ज्यादा पेपर है ना, तो एक तो आप दे आए हैं ना, अब बारी किसकी है? अगले की। तो उसकी परफॉर्मेंस जैसी भी हुई है वो वहां तक रखें, अगले को उससे बेहतर करना है। अगर आप पेपर से बाहर आए, आपका दोस्त खड़ा हुआ है, यार तुझे नहीं पता, तुझे पता ही नहीं है, मेरे 7 में से 4 एमसीक्यू ठीक हो गए, कंफर्म ठीक है, और आपके वही कंफर्म गलत है। बट आपको कंफर्म नहीं ना, उसको है ना, आपको मैंने भेजनी नहीं है। मैंने आज तक रिकॉर्ड है, मैंने ना कभी जीरो में की भेजी है ना सीरो में की भेजी, मैं नहीं भेजता। बच्चे व्हाट्सएप कहते रहते हैं, मैं नहीं भेजता, और मैंने इस दफा भी नहीं भेजनी। उसकी रीजन है, कभी कभी आईकैप की अजम्पशंस कुछ और होती है, हमारी कुछ और होती है। और अगर हम भेज दें तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चा उसको पक्का हो जाता है कि हाँ बस अब तो डन है। फिर वो क्या करता है, बच्चा उसका शोभा भी हो जाता है कि तेरे भाई के 10 में से कोई 5-6 एमसीक्यू, सॉरी 7-8 एमसीक्यू ठीक है, देखिए जरा भाई पेपर निकाल देगा, तू तो छोड़, तू तो बस फेल ही होगा। उल्टा हो जाता है। तो कभी कभी बहुत अच्छा किया हुआ पेपर फेल हो जाता है, मेरे साथ हुआ है, और बहुत बुरा किया हुआ पेपर भी पास हो जाता है, मेरे साथ हुआ है। एक ही अटेम्प्ट में हुआ था, 2 पेपर देके आया था, CFAP 3 और CFAP 5। 5 घटिया हुआ था, ऑन कैमरा कह रहा हूं, घटिया पेपर हुआ था। एडवांस टेक्स पास हो गया था, SPM उतना ही अच्छा हुआ था, 48 में फिक्स हुआ था। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऑल व्हाट मैटर्स कि आप जब पेपर दे आए हैं तो उससे मेंटली फ्री हो जाए, मेंटली आजाद हो जाए, जो होना था वो हो गया। अब उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? फिजिकली तो जाके नहीं कर सकते इंप्रूव, मगर स्पिरिचुअली कर सकते हैं। और चूंकि पीछे रमजान भी साथ साथ चल रहा होगा, तो आप दुआओं में उसको मांगने की बजाय पेपर का अच्छा रिजल्ट मांग लीजिएगा, दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बड़ा खुश हुआ है। हाँ, ये तो ऐप सुन 10% मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज, आखिरी बात है, जब आप एग्जाम में जाए तो ना तो पैनिक होकर एग्जाम में पहुंचे, यानी कि एक होता है ना कि आप रास्ते में लेट हो गए हैं, बारिश हो रही है, या तो ये मामला होते हैं, या अगर आप अच्छे टाइम पे पहुंच गए तो आपको 2 यार पकड़ लेंगे, तो ना उनके पास खड़े होना है, ना जाते हुए ना आते हुए, उनसे किनारा कशी कर लें, आज इनको तलाक दे दें, और टाइम पे कैसे निकले, टाइम पे पहुंचे, ताकि आप मेंटली पैनिक ना हो जाए। क्योंकि एक तो आप पैनिक होंगे जब आपके हाथ में सवाल आएगा, तो उससे पहले अच्छा जब आपके पास पेपर आ गया तो पहले टाइम में आप लोगों ने क्या करना है, एमसीक्यूज देखने हैं। डजंट मैटर कि आगे क्या सवाल 1 पेज का है, 1.5 पेज का है, 2 पेज का है, डजंट मैटर। मुझे पहले 15 मिनट में वो 10 नंबर निकालने,
और ये वो 15 मिनट है जो कि काउंटेबल नहीं है। ठीक है, पेपर आपके हाथ में आ गया, कोशिश करें कि उन सवालों से स्टार्ट करें जो कि आपको अच्छे आते हैं। थ्योरी वाले सवाल हो गए, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, रिस्क करना है रिस्क कर लें, रिपोर्ट्स करनी है रिपोर्ट्स कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने कुछ बातें सामने लिखी हुई है, कोशिश करके इनको भी फॉलो कर लें। अच्छा, एक सवाल ऐसा आ सकता है एग्जाम में जिसमें ना न्यूमेरिकल फिगर्स बहुत ज्यादा हो, वो कभी कभी क्या करता है पूरी बैलेंस शीट और एफएस उठा के दे देता है और आपसे कहता है कि क्या निकाले, एनालिटिकल करें। ये सवाल, इस तरह के सवाल आपने आखिरी आधे घंटे के लिए बचा के रखना है, क्योंकि ये वो सवाल है जिनका पेट नहीं भरता। आप जितना लिखते जाएं कहानियां खत्म नहीं होंगी, और अगर आप खुदा ना खास्ता ये सवाल पहले शुरू कर दें तो वक्त खत्म हो जाएगा, आपको पेपर कंप्लीट नहीं होगा। आईकेएफ चाहता है कि वो आपको पास करे, और हम क्या करते हैं, हम पेपर ही पूरा करके नहीं आते, कभी कभी आते हुए नंबर छोड़ आते हैं। तो एक राइटिंग स्पीड बढ़ाएं। अच्छा, वो कैसे बढ़ाएं? ज्यादा लिख के, जो सवाल समझ आ गया कोशिश करके उसको एक पैराग्राफ में लेकर आए। फिर एग्जामिनर कमेंट्स लाजमी पढ़े। ये वो टाइम है जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, क्योंकि आप एक हमले से गुजर चुके हैं। फिर ये एक हमला नहीं है, हर कॉलेज अपने अपने मॉक कनेक्ट करता है, तो आपको चाहिए कि हर कॉलेज का जाके मॉक दें। हर कॉलेज अगर आपको बुलाता है, बिठाता है, मॉक करवा रहा है, तो उस फैसिलिटी का फायदा उठाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस रिमेनिंग टाइम में उतना आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। फिर ये होगी जो लास्ट वीक होगा, क्योंकि ये पेपर पहले है ऑडिट का, इसके बाद ही होगा ना सारे, एमएफए का बाद में होगा, रिपोर्टिंग का बाद में होगा, डाटा का बाद में होगा, सीरो का बाद में होगा। तो जितना इसको टाइम देना है आप दे लें, और कोशिश करके रिसेंट जो 2-3 अटेम्प्ट्स है वो अपने आप को टाइम बाउंड करके सॉल्व करें। घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट या हॉस्टल में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना ले जिसमें आपको 3.25 घंटे के लिए कोई परेशान ना करे। अपने आप को टाइम बाउंड होके अलार्म लगा के शुरू करें और एंड करने की कोशिश करें। देखिए आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते, एंड आई होप कि आप अब इस काबिल होंगे कि कर पाएंगे। और अगर कोई सवाल हो तो मुझे बताइए आपके आंसर। मिनिमम 50, क्योंकि 50 में कम ही आएंगे ना यार। देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप 100 का करके आएंगे, 80 का ठीक होगा, जिसमें से वो आपको 60 के करीब मार्क्स देना होगा, 60%, तो निकाल ले रेशो। 100 का 80% क्या होता है, उसका 60% क्या होता है, फेल। तो पेपर अगर आप 100 से कम करेंगे, चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने 60-70 नंबर का पेपर बड़ा अच्छा किया, उसकी नजर में पता नहीं अच्छा है भी या नहीं है, तो रिस्क नहीं लेना। पेपर आपने पूरा करना, अगर आप पेपर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको अपने आप को बदलना है, अपनी अप्रोच को बदलना है, ज्यादा लिखना है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कोई सवाल? वो लेक्चर्स हैं, 4 लेक्चर्स हैं, वो मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन 8 था कौन सा, ये वाला टेक्नोवा, ये हाँ इसका एक पार्ट बी भी था, ये देख लो। ये आपको मिल जाएंगे विदिन 36 आवर्स, वर्किंग आवर्स। पोस्ट करा देंगे, पैसा दे दें, हाँ जी खुद आके ले जाए। आप जब कोई मॉक देने के लिए आएंगे, और है कोई मॉक देना, एक ही है, तो आज क्या ट्यूसडे है ना, मार्च में ट्यूसडे है ना, फ्राइडे को ले देना, जुम्मा पढ़ने के लिए निकलना घर से, लेके निकल जाना। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहे, जीते रहे, हंसते रहे, वसते रहे। पेपर दे के आए तो ऐसा दे के आएंगे दोबारा जाने का मौका ना मिले। सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।